Hello all, I am Dr. Sayyid Azmul Hussain Rizvi, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, and today we will start third unit, Unit 3. सिलेबस में आपकी जो यूनिट 3 है, सिलेबस में यूनिट 3 में आपके मेजरमेंट ऑफ फोर्स है, टॉर्क है और स्ट्रेन है। तो इनिशियली आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेजरमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स मेजरमेंट में हम लोग लोड सेल्स, कैंटिलीवर बीम, प्रूविंग रिंग्स, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके बारे में देखेंगे। और फोर्स मेजरमेंट में बेसिकली आपके यहाँ जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट के तरीके हैं, द वेज ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ फोर्स है, वही आपके कोर्स में डायरेक्ट मेजरमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। आइए देखते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि फोर्स का जो मेजरमेंट होता है वो किस तरह से होता है। जो बेसिक वे है वो यही है कि हमें डायरेक्टली हम वेइंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज का अगर लोड पता होगा, वेट पता होगा, तो वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी, एम इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स दैट विल बी अप्लाइड बाय दैट बॉडी। वेट क्या होगा? वेट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फोर्स, है कि नहीं है? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Weight is also a Yes, type sir. of Yes, force. sir. Force equals to m into a होता है, mass into acceleration, और acceleration ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में अगर देखेंगे w इक्वल्स टू m into g, तो वो भी होता है। तो बेसिकली दो कैटेगरी में हम लोग मेजरमेंट को फोर्स के कैटेगराइज करते हैं। एक पहला है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में बेसिकली डायरेक्ट कंपैरिजन होता है अननोन फोर्स का। ठीक है, और नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टैंडर्ड मास से जी को एम से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली फोर्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग बीम बैलेंस और ये एनालिसिस, एनालाइजिंग बैलेंस यूज करते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी लोग अपने माइक्स म्यूट कर दें, अगर जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करें। बाकी जो दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट कंपैरिजन का, उसमें जो आपके सिलेबस में है उसमें लोड सेल आ जाता है, उसी में ही आपका जो है कैंटिलीवर आ जाता है, उसी में आपका एलवीडीटी या डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर आ जाता है, और उसी में ही आपका प्रूविंग रिंग्स आ जाता है। यही आपके सिलेबस में है। तो डायरेक्ट मेथड फिर भी हम आपको बेसिक सा इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड में क्या है? कंपैरिजन ऑफ अननोन फोर्स with a known gravitational force on the standard mass. A force is exerted on a body of mass m due to the earth's gravitational field, which can be represented by this. हम लोग एक नोन फोर्स से, नोन ग्रेविटेशनल फोर्स से एक अननोन फोर्स को कंपेयर करेंगे, एंड बाय दैट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स। किसी भी नोन फोर्स से किसी भी अननोन फोर्स को कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे आपस में, तो हमें अननोन फोर्स का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो डिटरमाइन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग बेसिकली एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं, फलक्रम जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक तरफ हम अननोन वेट लगाएंगे और दूसरी तरफ नोन वेट लगाएंगे, तो ये पॉइंटर जब जीरो पे आ जाएगा तभी बैलेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, बैलेंस हो जाएगा। तभी Yes, बैलेंस sir. होगा। तो उसी से हम वेट का और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिटरमाइन करते हैं। हमें एक नोन फोर्स पता होगा, ठीक है, हमें लेंथ इस पे स्केल पे दी हुई होगी। अब ये बेसिकली मूवमेंट के थ्रू निकालेगा। होता क्या है आपको पता होगा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम इज मोमेंट। तो जब हमें एक तरफ का नोन फोर्स पता होगा, मान लीजिए हमें ये फोर्स, ये वेट नोन है और ये हमें डिस्टेंस भी नोन है, ठीक है, तो हम लोग W2 इंटू L2 कर देंगे, और ये अननोन फोर्स है, तो इसको हम क्या करेंगे? W1
इंटू L1 करेंगे। L1 और L2 की वैल्यू स्केल पे दी होगी, वो हम डायरेक्टली वहीं पे लिख देंगे और F1 की या W1 की वैल्यू आ जाएगी। इस चीज में कोई दिक्कत तो नहीं? ये तब होगा जब यहाँ पॉइंटर पे 0 शो कर रहा होगा, मतलब दोनों साइड से फोर्सेस बैलेंस हैं, तभी हम इस एनालिसिस को कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है। बात करते हैं आपके जो यूनिट 3 का जो बेसिक है फोर्स मेजरमेंट में, वो है आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में पहला है आपका लोड सेल। तो लोड सेल बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग इलास्टिक मेंबर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक मेंबर्स के साथ हम लोग स्ट्रेन गेज यूज करते हैं। स्ट्रेन गेज वो होता है जो किसी आपके इक्विपमेंट में स्ट्रेन निकालता है, स्ट्रेन निकल आएगा तो आपका फोर्स भी निकल आएगा। तो इलास्टिक मेंबर और स्ट्रेन गेज का यूज करके हम लोग ट्रांसड्यूस करते हैं फोर्स की वैल्यू, और उसको फिर हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं फोर्स की वैल्यू। बेसिकली इसमें ट्रांसड्यूसर यूज होता है। एक ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होती है, अगर किसी को पता हो तो बता सकता है। ट्रांसड्यूसर जानते हैं आप लोग क्या होता है? हेलो, यस सर। बताइए। सर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट कर ये सकता है। फॉर्म ऑफ सिग्नल को दूसरे फॉर्म ऑफ सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता है। एक फॉर्म के को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। तो यहाँ पे भी आपके फोर्स वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करेगा। ये इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है? एक तरफ आपने लोड लगाया, दूसरी तरफ आपने फोर्स लगाया, डायरेक्टली मेजर कर लिया। मगर जो आपके इनडायरेक्ट मेथड है उसमें एक ट्रांसड्यूसर यूज होगा जो एक टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप ऑफ सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करेगा। फॉर डिटरमाइनिंग द अप्लाइड फोर्स, many force measuring transducer employ various mechanical elastic members of their or their combination. Application of a load or a force on these members cause an analogous deflection. इन लोड या इन फोर्सेस की वजह से उन इलास्टिक मेंबर में डिफ्लेक्शन होता है, और वो यूजुअली जो होता है वो लीनियर होता है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर से हम उसको मेजर कर लेते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। उसको फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और डिस्प्ले कर देते हैं। द स्ट्रेन गेज इज द मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर एम्प्लॉयड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। और ज्यादातर जितने भी आप अभी पढ़ेंगे आपके इनडायरेक्ट मेथड्स, उसमें सब में स्ट्रेन गेज का यूज होगा। सारे के सारे में वो एक इम्पॉर्टेंट आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है जो आपके फोर्स के मेजरमेंट में यूज होता है। तो स्ट्रेन गेज आप याद रखिए, फोर्स मेजरमेंट में सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का काम करता है फॉर मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। ये आपकी जो ये फिगर है, ये आपका जो ब्लॉक डायग्राम है, ये शो कर रहा है कि किस तरह से स्ट्रेन गेज का यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। लोड पहले आपके इलास्टिक मेंबर पे लगता है, इलास्टिक मेंबर डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन की वजह से स्ट्रेन गेज उसको ट्रांसड्यूस करता है और उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करता है दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और डिस्प्ले कर देता है। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें पहला टाइप जो है वो आपका लोड सेल है। बेसिकली लोड सेल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। ये आपका स्ट्रेन गेज है। स्ट्रेन गेज में रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। स्ट्रेन गेज अरेंजमेंट फॉर अ लोड सेल, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं और इसी के थ्रू वोल्टेज आपका यहाँ पे काउंट होता है, और ये आपका सेल लगा हुआ है,
ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ से जब फोर्स लग रहा होता है स्ट्रेन गेज के दोनों साइड से, तो ही ये इलास्टिक मेंबर जो होते हैं दोनों साइड से वो कन्वर्ट होते हैं, उनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो रिकॉर्ड होता है आपके स्ट्रेन गेज में, और स्ट्रेन गेज कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये इसका बेसिक डायग्राम है। इसमें जो थ्योरी में लिखा है, द इलास्टिक मेंबर आर जनरली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स थ्रू डिस्प्लेसमेंट measurement. When an elastic member is combined with a strain gauge and used for the measurement of force, it is termed as load cell. जब भी कोई इलास्टिक मेंबर एक स्ट्रेन गेज के साथ कंबाइन होता है फोर्स के मेजरमेंट के लिए, उस हम पूरी यूनिट को लोड सेल कहते हैं। इन लोड सेल द इलास्टिक मेंबर एक्ट एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। इसमें भी आप समझ लीजिए दो ट्रांसड्यूसर, अभी जैसे मैंने इससे पहले बताया, इलास्टिक मेंबर आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, क्यों? वो फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो ट्रांसड्यूसर है वो आपका स्ट्रेन गेज है, जैसा कि इससे पहले फिगर में दिखाया आपको। तो दो ट्रांसड्यूसर है, एक आपका इलास्टिक मेंबर और दूसरा है आपका स्ट्रेन गेज। इन दोनों कॉम्बिनेशन से आपका लोड सेल बन रहा है। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है फोर्स मेजरमेंट का, जहाँ पे वेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा यूज होता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स में। ये डायग्राम आप देख ही चुके हैं। इसमें 4 स्ट्रेन गेज यूज होते हैं, comprises of 4 strain gauges. 2 of these are used for measuring the longitudinal strain. इसमें longitudinal और transverse मतलब lateral और longitudinal strain दोनों मेजर होते हैं। 4 strain होते हैं जो जिनमें से 2 longitudinal strain को मेजर करते हैं और 2 transverse या lateral strain को मेजर करते हैं, और सब एक दूसरे के 90 डिग्री माउंटेड होते हैं। 2 gauges experiences टेंसाइल स्ट्रेस और बाकी दोनों कंप्रेसिव स्ट्रेस। राइट सी बात है, अगर 2 पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा होगा तो 2 पे कंप्रेसिव आ रहा होगा। एट द नो लोड कंडीशन रेजिस्टेंस इन ऑल 4 gauges विल बी सेम। जब कोई लोड नहीं होगा तो रेजिस्टेंस सेम होगा, और आपका जो है ये इसका आउटपुट 0 होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोग ने देखा होगा, पढ़ा है ना इलेक्ट्रिकल में, फिजिक्स में पढ़ा Yes, होगा sir. व्हीट स्टोन ब्रिज। जब आपका नो लोड कंडीशन होगी तो उसमें क्या होता है कि आपका सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाती है। R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4 हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन आ जाएगी। यही इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा, क्योंकि स्ट्रेन इसमें कंप्रेसिव है, आप ऊपर देख रहे हैं फिगर में दोनों साइड से आपका जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। ये देखिए, ये इधर भी और इधर भी कंप्रेसिव है, तो जाहिर सी बात है ये आपका जो इलास्टिक मेंबर है वो कंप्रेस होगा, इसीलिए कंप्रेसिव स्ट्रेन भी होगा। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, माइनस का F दैट इज द फोर्स अपॉन AE, ठीक है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द लोड सेल इन कंप्रेसिव, इस कंप्रेसिव इन नेचर। और इसकी वजह से, इसी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से जो हमारे दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे ये तो एक्सपीरियंस करेगा कौन सा 1 और 4, मगर जो स्ट्रेन गेज 2 और 3 एक्सपीरियंस करेंगे वो इस लॉन्गिट्यूडनल को नहीं करेंगे, वो लैटरल को करेंगे। मगर इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से जो उन पे स्ट्रेन आ रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस का, हमने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया था कि साथ में म्यू का टर्म, या यहाँ पे देखिए ये इन्हीं ने पॉइजन रेशियो जो है गामा से दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू एफ अपॉन AE, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका जो है ना एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इट इज ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे इसको एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू माइनस गामा एफ अपॉन AE से शो किया गया है, ठीक है। इससे पहले आपको Yes. हम शो में पढ़ा चुके हैं
कि जब भी किसी एक डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, तो उसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी, यस सर। लेंथ कम हो जाएगी, मगर दूसरे डायरेक्शन में उसकी जो विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी। एक तरफ से आप रबर को दबाते हैं तो दूसरी तरफ से वो बड़ा होता है, तो वो दूसरी डायरेक्शन में अपना असर दे रहा होता है। तो यहाँ पे भी यही स्ट्रेन शो किया गया है। ये स्ट्रेन जो है वो है ड्यू टू दिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसीलिए हमने इसमें साथ में पॉइजन रेशियो को भी मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आपको बेसिकली, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको बस बेसिक्स पता होना चाहिए। आप इसमें इतना ही लिखेंगे, वो जो ऊपर फिगर हमने दिखाई है वो आप शो कर देंगे बस। अब आते हैं, दूसरा है आपका दूसरा टाइप जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहला था आपका लोड सेल, दूसरा है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर पे आते हैं, तो कैंटिलीवर बीम कुछ इस तरीके की होगी। इस पे एक एंड फिक्स कर देंगे, एक एंड पे हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये तो आपका फ्रंट, ये आपका जो है ना फ्रंट व्यू था। ये जब आप सामने से देखेंगे इस एंड से, तो आपको बीम सामने से कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। अगर इस फोर्स को हम यूं लगा रहे हैं तो ये बीम नीचे की तरफ बेंड होगी, होगी। यस सर। अगर नीचे की तरफ बेंड होगी, अभी एक, ये कुछ बीम नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब इसमें भी हम 4 स्ट्रेन गेज लगाते हैं, 1, 3, 2 और 4। जब ये बीम नीचे की तरफ बेंड होगी कुछ इस तरीके से, तो ये जो 2 और 4 नंबर वाले स्ट्रेन गेज हैं, ये क्या होंगे, दबेंगे, कंप्रेस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। हेलो। यस सर। और ये जो Yes, sir. 1 और 3 नंबर वाले हैं, ये लोग खींचेंगे, इस पे टेंसाइल फोर्स लगेगा, और 2 और 4 पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, अभी आगे थ्योरी में हम बताएंगे, मगर पहले थोड़ा समझाना जरूरी है। होगा कि नहीं होगा। यस सर। 1 और 3 वाले क्योंकि ऊपर हैं, और जब हम डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो 1 और 3 वाले स्ट्रेन गेज खींचेंगे, और 2 और 4 वाले जो नीचे हैं वो दबेंगे, वो कंप्रेसिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। 1 और 3 टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेन गेज का अरेंजमेंट है फोर्स मेजरमेंट के लिए इसमें। तो in a cantilever beam, if it is one of the simplest device used for measuring of force। इसका एक एंड जो होता है फिक्स होता है, दूसरे एंड पे जो फ्री होता है उससे हम लोग एक फोर्स F लगाते हैं। फोर स्ट्रेन गेजेस आर बॉन्डेड नियर द फिक्स्ड एंड। हम लोग फिक्स्ड एंड पे 4 स्ट्रेन गेज बॉन्ड कर देते हैं टू मेजर द स्ट्रेन इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। 2 स्ट्रेन गेज हम लोग टॉप पे लगाते हैं, जो मेजर करते हैं क्या, टेंसाइल स्ट्रेन, जैसा भी हमने बताया। 1 और 3 पे टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए वो टेंसाइल स्ट्रेन मेजर करेंगे, और जो बॉटम 2 है, 2 और 4 नंबर के, उस पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हेलो। Yes, sir. यस सर। 2, 4 नंबर पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन लग रहा होगा। जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है फिक्स्ड एंड पे, उसको डिटरमाइन करेंगे इस फॉर्मूले से, 6FL/E/BT²। ठीक है, इस फॉर्मूले से मेजर करेंगे। Here L is the length of the beam, E is Young modulus, B is the width, T is the thickness of the cantilever। यहाँ पे जो स्ट्रेन गेज R1, R2, R3, R4 है, इसमें R1 और R3 जैसा कि हमने बताया 1 और 3 वाला वो टेंसाइल स्ट्रेन मेजर कर रहा है आपका,
और जो 4 और 2 है वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन मेजर कर रहा है। स्ट्रेन मेजर्ड बाय ऑल 4 गेजेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड, सारे स्ट्रेन गेज इक्वल मैग्नीट्यूड का ही जो है ना स्ट्रेन देंगे। अपार्ट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, लोड सेल्स फाइंड एप्लीकेशन इन व्हीकल वेट ब्रिज एंड कटिंग टूल फोर्स। मतलब फोर्स के अलावा लोड सेल से हम लोग व्हीकल वेट ब्रिज भी मेजर करते हैं और कटिंग टूल फोर्स डायनोमीटर से मेजर करते हैं। तो ये बेसिकली आपका दो तरीके हो गए आपके फोर्स मेजरमेंट के इनडायरेक्ट मेथड से। तीसरा जो आपके सिलेबस में दिया है वो प्रूविंग रिंग्स दिया हुआ है। प्रूविंग रिंग बेसिकली जो आपका है वो कुछ रिंग शेप में होता है और इसमें आपके जो स्ट्रेन गेजेस होते हैं, स्ट्रेन गेज R1 और R3 अंदर की तरफ होते हैं, R2 और R4 बाहर की तरफ होते हैं। इसमें दोनों तरफ जो है ना बाकी एंड पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और स्ट्रेन को मेजर करते हैं। सब में आप देख रहे हैं जितने भी आप फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं सब में स्ट्रेन गेज यूज हो रहा है फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड दैट इज द सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। प्रूविंग रिंग, it is one of the most popular device used for force measurement. In order to measure the displacement caused by applied pressure, a displacement transducer is connected between the top and bottom of the ring. एक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर जो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा उसको हम रिंग के टॉप पे और बॉटम पे कनेक्ट कर देते हैं, जिससे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेजर होता है और वही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विल गिव द मेजर ऑफ फोर्स। वही आपका अप्लाइड फोर्स को भी मेजर करने काम आएगा। प्रूविंग रिंग कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मेजरिंग द अप्लाइड लोड or force with deflection being measured using a precise micrometer, a linear variable differential transformer LVDT या स्ट्रेन गेज। अब इसमें जो हमारा डिफ्लेक्शन हमारी ये प्रूविंग रिंग का जो होगा उसको हम या तो माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे डिफ्लेक्शन या हमारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर LVDT से करेंगे या हम लोग स्ट्रेन गेज से करेंगे। ये तीन चीजें होंगी डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए। और व्हेन कंपेयर्ड टू अदर डिवाइसेस अ प्रूविंग रिंग डेवलप्स मोर स्ट्रेन ओइंग टू इट्स कंस्ट्रक्शन। और ये ज्यादा स्ट्रेन डेवलप करता है और ये बेसिकली स्टील से बना होता है एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग स्टैटिक लोड्स, hence employed in the calibration of tensile testing machine। और ये बहुत वाइड रेंज ऑफ लोड्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। 1.5 किलो न्यूटन से 2 मेगा न्यूटन तक हम लोग इसमें फोर्स मेजर कर सकते हैं प्रूविंग रिंग में। इसमें एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रिंग होती है, हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर होती है रिंग और उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और रेडियस r होती है, थिकनेस स्मॉल t, विड्थ b होती है। और ये दोनों कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। द टू एंड बिटवीन विच द फोर्सेस मेजर आर अटैच्ड विद स्ट्रक्चर। 4 स्ट्रेन गेजेस, जैसा कि इससे पहले हमने देखा, चाहे आपका लोड सेल हो चाहे आपका कैंटिलीवर हो, दोनों में हमने 4 ही स्ट्रेन गेज यूज किए हैं। तो यहाँ पे भी हम 4 स्ट्रेन गेज यूज करेंगे। 4 स्ट्रेन गेज आर माउंटेड ऑन द वॉल ऑफ द प्रूविंग रिंग, 2 ऑन द इनर वॉल और 2 ऑन द आउटर वॉल। जैसा कि अभी इससे पहले हमने इमेज में दिखाया, द अप्लाइड फोर्स इंड्यूस द स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन मिलता है आपको ये अंदर वाले में, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देखेंगे, सॉरी बाहर वाले में। कंप्रेसिव आपको R2 और R4 में स्ट्रेन गेज में मिलेगा और 1 और 3 में आपका टेंशन आएगा। R1 और R3 में आपको टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यहाँ से आप चारों गेज का strain measure कर लेंगे। The 4 strain gauges are connected to the bridge circuit and the unbalanced voltage caused by the applied force can be measured।
और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है जिससे हम स्ट्रेन मेजर करते हैं दैट इज 1.08 एफ आर अपॉन ई बी टी स्क्वायर, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं वो इस फॉर्मूले से करते हैं, द डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय डेल्टा वाई इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 4 बाय पाई एफ डी क्यू अपॉन 16 ई आई। तो बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ नहीं है। इसमें कोई दिक्कत? हेलो हेलो। यस सर। ये आपके बेसिक जो है ना सब में देख रहे हैं आप, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में स्ट्रेन गेज यूज हो रहा है। तो एक चीज आप दिमाग में मेंटेन कर लेंगे कि जब आप फोर्स मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो आप स्ट्रेन गेज यूज करेंगे टू मेजर द फोर्स, ठीक है। Yes, sir. हेलो। Yes, यस sir. यस सर। आखिरी है डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली इसमें एलवीडीटी का यूज करते हैं। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो एलवीडीटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड उस चैप्टर पे आ जाए फिर हम